हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मानवी केयर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था प्रतिशत, और प्रतिशत में अपन 4 वीडियो शूट कर चुके हैं और आज अपना 5वां दिन है प्रतिशत को लेके। अभी तक जो अपन क्वेश्चंस कर रहे थे वो सारे बेसिक्स क्वेश्चंस थे। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और कंसेप्ट बेस है। तो दोस्तों, बोर्ड पे आपको 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें आपका सबसे पहले बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 30,000 है, जिस यदि उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 4% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो वह जनसंख्या 31,800 हो जाती है। तो आपको ज्ञात करना है पुरुषों की संख्या। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि क्वेश्चन में कह रखा है कि कोई शहर है, उस शहर की जनसंख्या 30,000 है। उस 30,000 में से कुछ पुरुष है और महिलाएं हैं। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की संख्या में 4% की वृद्धि मिली है, और यहां अगर महिलाओं की संख्या में है वो वृद्धि है 10% की। अब जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जा रही है? 31,800। तो आपको यहां से ज्ञात करना है कि पुरुष की संख्या क्या होगी। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के सॉल्यूशन पे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या 30,000 है। चलो ठीक है, इसने कहा कि जनसंख्या बढ़कर 31,800 हो गई। अब बढ़ी कैसे? कि इसमें कुछ तो क्या है, पुरुष है, और कुछ क्या है, महिलाएं। पुरुष को P ले लिया, महिलाओं को M ले लिया। ये कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? 10% की। और यहां से टोटल वृद्धि अगर आप देखें तो 30,000 से 31,800 हो रही है। तो आप कहेंगे कि सर टोटल वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 1800 व्यक्तियों की हुई है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। अब आप यहां सोचिए, जस्ट इमेजिन कि पुरुष में 4% की वृद्धि और महिलाओं में 10% की वृद्धि। दोस्तों, इस 10% को मैं 4% प्लस 6% कर देता हूं। इसका करने का रीजन यह है कि मैं पुरुष और महिलाओं की एक बार प्रतिशत वृद्धि में सम्मान करना चाहता हूं। तो मैंने 10% को क्या लिख दिया? 4% और 6%। अब सपोज करिए कि पुरुष में भी 4% की ही वृद्धि और महिलाओं में भी 4% की ही वृद्धि। तो यहां पर अगर टोटल देखें तो टोटल पे भाई साहब कितने परसेंट की वृद्धि मिलेगी? 4% की, क्योंकि दोनों में इक्वल है। तो टोटल पर भी कितनी हो जाएगी? 4%। अब सपोज करो कि अगर 30,000 पर आप 4% की वृद्धि कर रहे होंगे तो आप यहां कहेंगे कि कितने व्यक्ति बढ़ेंगे? 1200। लेकिन फाइनली अगर अपन देखें तो टोटल कितने बढ़ रहे हैं? 1800 बढ़ रहे हैं। तो यहां अपन बात कर रहे हैं 4% से, तो 1200 मिल रही है, और टोटल पर बात कर रहे हैं 1800 मिल रही है। तो यहां से कितना फर्क आ रहा है? 600 व्यक्तियों का। ये 600 व्यक्तियों का क्यों आ रहा है भाई? कि 600 व्यक्तियों का इसलिए फर्क आ रहा है कि यहां महिलाओं में टोटल कितने परसेंट की थी? 10% की, जिसमें मैंने कितना परसेंट लिया था? 4%। तो बाकी कितना रह गया भाई? 6%। तो सीधी सी बात है, ये जो 6% है वो किसके बराबर होगा? 600 के बराबर। आप कहेंगे कि जो 1200 से 1800 हो रहा है उसमें जो 600 की वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है? 6% महिलाओं के कारण हो रही है। अगर 6% महिलाओं के कारण हो रही है तो 6% बराबर कितना आ गया? 600। दोस्तों, यहां से 1% की बात करेंगे तो 600 बटा कितना लिखोगे? 6। और अगर 100% की बात करोगे तो 600 बटा 6 गुणा 100। अगर आप यहां से कैंसिल आउट करोगे तो ये 100, और टोटल कितने हो गए भाई? 10,000। तो इस 100% का मान कितना आया? 10,000 आया। अब 100% का मान 10,000 आ रहा है, तो ये 100% है क्या? देखो, ये 6% महिलाएं थी तो 100% महिलाएं हैं। तो सीधी सी बात है, प्रारंभ में कितनी महिलाएं थी? 30,000 में से 10,000 महिलाएं थी। तो आपसे पूछा क्या है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। अगर पुरुषों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 30,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो पुरुष की संख्या मिलेगी आपको कितनी भाई? 20,000।
तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कंसेप्ट वाली केवल बात इतनी सी थी कि यहां पर मैंने दोनों परसेंट को इक्वल रखा और जो अधिक परसेंट आ रहा है वो अधिक व्यक्तियों की संख्या के बराबर रख दिया। तो 6% बराबर 600, तो 100% बराबर 10,000 और फाइनल आंसर आपका यहां पुरुषों की संख्या के लिए पूछा तो वो अपना आ जाएगा 20,000। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन इसको किसी अन्य तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन को मिश्रण नियम से करूं तो आप इसको भी आप समझने की कोशिश करिए। अगर मिश्रण नियम से करता हूं तो देखिए यहां यह बता रहा है कि पुरुष है और महिला है। चलो ठीक है, पुरुष में 4% की वृद्धि और महिलाओं में 10% की वृद्धि। अच्छा एक बात समझिए कि पुरुष और महिला दोनों मिलकर टोटल जनसंख्या तो बढ़ा रही है। पुरुष और महिला दोनों मिलकर क्या बढ़ा रही है? टोटल जनसंख्या। मतलब आप कह रहे हैं कि सर 30,000 से बढ़कर कितनी हो रही है? 31,000। तो सीधी सी बात है वृद्धि कितने की हो गई? 1,800 की। अभी 1,800 की वृद्धि किस पे होगी? 30,000 पे। तो 30,000 पे अगर 1,800 की वृद्धि आप निकालेंगे तो इसका परसेंटेज मान आएगा 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 2 0 और यहां पर इसका आंसर आएगा कितना? 6%। आप समझिए दोस्तों कि मिश्रण नियम का अगर अपन बात करें तो पुरुष 4% में, पुरुष की संख्या में 4% की वृद्धि हो रही है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। और ये टोटल की बात करें तो टोटल मतलब पुरुष और महिलाओं को मिला के, पुरुष और महिलाओं को मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि बता रहा है? 6% की। तो अगर आप यहां से मिश्रण नियम लगाएंगे तो एक पार्ट आपने 4% लिखा, दूसरा पार्ट आपने 10% लिखा और दोनों को मिलाकर कितना परसेंट रहा? 6%। अब मिश्रण नियम में क्या करते हैं दोस्तों कि इनका अंतर अपन यहां रखते हैं, कितना आया भाई? 2, और इनका अंतर अपन यहां रखते हैं, कितना आ गया? 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कैंसिल होके 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 1। तो आप यहां से ये कहेंगे कि पुरुष का अनुपात कितना है? 2 और महिलाओं का अनुपात कितना है? 1। तो आपको यहां से आंसर निकालना है पुरुष की संख्या के लिए, तो आप बोल देंगे पुरुष का अनुपात 2 है, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 और टोटल जो संख्या है कितनी है भाई? 30,000। तो 30,000 से आप यहां से सोल्व करेंगे तो आंसर आपका बन के आएगा कितना? 20,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना रहेगा? 20,000। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। दोस्तों एक बार राइट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों पहले अपन क्वेश्चन को समझेंगे कि ये है क्या। क्वेश्चन 44 कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। चलो ठीक है, उसमें से 4/9 क्या है भाई? पुरुष है, ओके। और बाकी महिलाएं, बाकी क्या है? महिलाएं हैं। अब यह कह रहा है कि इन टोटल संख्या में या अपन पुरुष में बात करें तो पुरुष में कितने प्रतिशत लोग विवाहित हैं? 50%। तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत वयस्क, इस शब्द को आपको देखना होगा भाई। इसने बोला है वयस्क, वयस्क में क्या आ गया? महिलाएं और पुरुष दोनों आ गई, ठीक है। तो कुल कितने प्रतिशत वयस्क विवाहित होंगे? तो देखिए एक अपन है ना इसको संख्याओं के तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी अपन बात करते हैं केवल इस फ्रैक्शन से। तो दोस्तों समझिए क्वेश्चन की इस राशि को आप एक बार सेपरेट रख दीजिए। आपको यह कह रहा है कि पुरुष कुल जनसंख्या का कितना है? 4/9। यही कह रहा है ना कि उसमें से 4/9 पुरुष है, तो कुल जनसंख्या का पुरुष कितना है? 4/9। इसका मतलब ये 9 तो क्या है? कुल जनसंख्या। और यहां से ये 4 क्या है भाई? पुरुष। अब जनसंख्या में कौन कौन है? जनसंख्या में पुरुष है और बाकी क्या है? महिलाएं। तो आप ये देखिए कि अगर टोटल जनसंख्या 9 है, टोटल जनसंख्या कितनी है? 9, और 9 में से आप यहां पे पुरुष की संख्या कितनी बता रहे हैं? 4। अगर 9 में से पुरुष की संख्या 4 बताएंगे तो महिलाओं की कितनी रह जाएगी? 5। तो ये हो गई टोटल जनसंख्या जिसमें पुरुष है 4 और महिलाएं कितनी है? 5। अब देखिए
ये कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है। 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधा। तो यहां पुरुष कितने हैं? 2, और 2 का 50% की बात करेंगे तो 4 का 50% की बात करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 2। तो यहां पर 2 पुरुष क्या है? विवाहित। अब इसके बाद बात करें महिलाओं की, तो देखिए अपने अकॉर्डिंग अगर बात करें, देखो क्वेश्चंस का जो बेस होता है वो अपने जनरल लाइफ से ही जुड़ा होता है। तो यहां पर अगर आप बात करें कि 2 पुरुष अगर विवाहित है तो महिलाएं उनके पीछे कितनी विवाहित होगी? केवल अकेला ही तो पुरुष विवाहित हो नहीं सकता, ये आप सभी जानते हैं। तो यहां पर 2 पुरुष विवाहित हैं तो यहां से 2 महिलाएं भी क्या होगी भाई? विवाहित ही होगी। तो देखो 2 और 2 टोटल कितने हो गए? 4। ये 4 कितने में से? टोटल जनसंख्या है आपकी 9, तो 4/9 और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो यहां से आपका आंसर बनेगा 44 से ही 4/9%। तो 44 से ही 4/9% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। चलिए दोस्तों आगे कुछ और क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी शहर में वयस्क आबादी के 45% पुरुष तथा 25% महिलाएं विवाहित है। यह मानकर कि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता तथा कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह नहीं करती, तो आपको बताना है कि विवाहित वयस्कों की कुल आबादी क्या है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि पुरुष और जो महिलाएं हैं उसमें 45% पुरुष विवाहित हैं और महिलाएं जितनी हैं उसमें 25% पुरुष विवाहित हैं। और यह भी कंडीशन दी है कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं करता, और ऐसा ही महिलाओं के लिए कहा गया है कि कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती। तो सीधी सी बात है, इसका कहने का मतलब केवल यह है कि एक पुरुष एक महिला के साथ ही विवाह करेगा और एक महिला एक पुरुष के साथ ही विवाह करेगी। तो यहां देखते हैं, देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको कहा, देखो क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन अपन करते हैं। तो आपको कहा गया कि पुरुष है और महिलाएं हैं, ठीक है। पुरुष का 45% पुरुष कितने हैं भाई? 45%। तो पुरुष का 45% जो पुरुष है वो क्या है? विवाहित है। तो यहां से अपन बोल दिए कि ये विवाहित है, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का कितना प्रतिशत? महिलाओं का 25% महिलाएं, 25% महिलाएं क्या है? विवाहित है। तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां से आप देखिए कि पुरुष टोटल जो है उस टोटल में से 45% विवाहित है, तो बाकी कितने रह गए भाई? बाकी 55% रह गए। ये 55% क्या होंगे भाई? अविवाहित होंगे। क्या होंगे? अविवाहित। ऐसे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में 25% विवाहित है, तो बाकी कितने रह गए? तो बाकी रह गए 75%। तो 75% महिलाएं क्या होगी? अविवाहित। यहां से अपन क्वेश्चन को समझकर ये चीजें अपन ने लिखी है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं कर सकता, और ऐसे ही कंडीशन पुरुषों के लिए है, ठीक है। और ऐसी ही कंडीशन किसके लिए है? महिलाओं के लिए। अब साथ में आपको कहा है कि विवाहित वयस्कों का प्रतिशत बताना है। किसको ध्यान में रखते हुए? कुल आबादी को ध्यान में रखते हुए। देखो किसी भी संख्या की यहां पर बात नहीं की है, तो अपन क्या करते हैं, इसका परसेंट निकालने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले इनके बीच अपन अनुपात निकालते हैं। तो देखिए 45% विवाहित है और यहां पर अविवाहित 55 है। इन दोनों के बीच परसेंट में अनुपात मैंने निकाला, तो यहां से देखो 9 कितना हो जाएगा? 9 बार चला जाएगा, और यहां पर कितना? 11 बार। तो यहां पर पुरुष का विवाहित और अविवाहित का अनुपात बन के आया 9:11। अगर महिलाओं की बात करें तो यहां भी आप अनुपात निकालिए 25:75। तो आप क्या करोगे? 25 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1 अनुपात कितना हो गया? 3। यहां पर महिलाओं का विवाहित और अविवाहित परसेंट हो गया 1:3। अब इस कंडीशन से आपको यह तो पता है ही
कि पुरुष और महिलाओं की संख्या, विवाहित महिलाओं की संख्या वो समान होगी, क्योंकि एक पुरुष एक ही महिला से विवाह करता है। तो यहां पर देखिए, अगर 11 और 9 टोटल कितने हो गए 20। अगर 20 पुरुषों की बात करें तो 20 पुरुषों में कितने विवाहित है भाई 9। और यहां अगर 3 और 1 4 महिलाओं की बात करें तो उसमें से कितने विवाहित है 1। लेकिन मैंने आपको कहा कि विवाहित संख्या जो है पुरुष और महिलाओं की वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहां 9:11 है, यहां 1:3 है। तो इस एक को मेरे को कितना बनाना पड़ेगा भाई 9, क्योंकि दोनों की संख्या मैं बराबर चाहता हूं। तो यहां मैंने अनुपात में किससे गुणा कर दिया 9 से, तो मैं यहां भी गुणा करूंगा। तो इसको बढ़ाकर मैंने कितना लिख दिया भाई 9:27। अब देखिए, पुरुष 9 विवाहित है और महिलाओं भी 9 विवाहित है। तो और 9 और 9 कितने हो गए टोटल 18। तो आप कहेंगे कि 18 जो पुरुष और महिलाएं हैं वो विवाहित है। इसके बाद आप देखिए टोटल की बात करें तो 9 और 11 20 तो पुरुष हो रहे हैं, और 9 और 27 36 क्या हो रही है महिलाएं। तो 36 तो महिलाएं हो गई, 9 और 27 कितने हुए 36, और 20 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए, टोटल आप कहेंगे कि भाई साहब 56 हो गए। तो 56 लोगों में से कितने विवाहित हैं 18, और इनका अपने को परसेंट निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे भाई 100 से। अब यहां से आप डिवाइड कर रहे होंगे तो देखिए यहां से डिवाइड करेंगे, ये 9 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 28। 4 का भाग लगाएंगे तो यहां पर कितना बन के आएगा 7, और यहां कितना बन जाएगा 25। 25 गुणा 9 225। अब 225 में आप 7 का भाग लगा रहे हैं तो 3 बार चला जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा, एक शेष पहले और भाग किसका 7 का। तो आप कहेंगे कि टोटल वयस्क जो विवाहित है कुल आबादी का वो 32 से ही 1/7% होंगे। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बस हल्की सी चेंजिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव है, उस गांव में पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। पुरुष, महिला और बच्चों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 11:9:5। तो आप लिखेंगे भाई साहब पुरुष है, महिलाएं हैं और ये बच्चे हैं। इनका अनुपात हो गया 11:9:5। अब इसमें क्या कहा है कि 80% पुरुष और 70% महिलाएं क्या है साक्षर। मतलब जो पुरुष है, जितने भी पुरुष है उसका 80% तो क्या है पुरुष साक्षर है, और जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं का कितना प्रतिशत है, महिलाओं का 70% क्या है भाई साक्षर है। ठीक है, और साथ में कह रहा है कि जो बच्चे हैं और बच्चों में से कितना प्रतिशत निरक्षर है, तो आप कहेंगे भाई साहब 10% निरक्षर है। तो चलिए ये मैंने लिख दिया। अब आप यहां क्वेश्चन पे देखिए कि उस गांव में निरक्षरता का प्रतिशत कितना होगा। तो यहां देखो पुरुष और महिलाओं में तो आपको साक्षर दे रखा है, और यहां बच्चों में क्या दे रखा है निरक्षर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहां पहले तीनों का निरक्षर निकालेंगे। तो यहां से देखो 80% ये है तो 20% क्या होगा निरक्षर। यहां पे 70% है तो 30% क्या होगा निरक्षर। ये भी भाई साहब निरक्षर रहेगा और ये भी क्या रहेगा निरक्षर ही रहेगा। लेकिन देखिए यहां पर 11, 9 और 5 इनका अगर अपन 20, 30 और 10% निकालेंगे तो वैल्यूज पॉइंटों में आती है, और हमारा एक ही काम है कि जितनी अपन कैलकुलेशन से बचे उतना वेस्ट रहेगा। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख दीजिए, अनुपात में बिल्कुल बढ़ा के लिख सकते हैं। तो 11 को मैंने लिख दिया भाई 110, 9 को मैंने लिख दिया 90 और 5 को लिख दिया मैंने 50, क्योंकि मैंने अनुपात में किससे गुणा कर दिया 10 से। अब देखिए 110 का 20% निकालेंगे। 110 का 20% आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 गुना 2 22। तो 22 तो पुरुष क्या हो गए निरक्षक हो गए। यहां 90 का आप 30% निकालेंगे तो वही 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 गुना 3 कितना बच जाएगा 27। 27 महिलाएं हो गई है। और ऐसे ही 50 का 10% कितना होता है 5, तो ये 5। अब बताइए टोटल कितना हो रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा 54। ठीक है, अब ये 54 लोग जो है
वो निरक्षर है। कितने में से? 110, 190, 200 और ये कितना हो जाएगा 250। तो 250 में से 54 लोग निरक्षर हैं। इनका परसेंट बनाने के लिए अपन किससे गुणा कर रहे हैं? 100 से। अब यहां से देखिए, अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 54 गुणा 2 108 हो रहा है, और 108 में यदि आप 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? लगभग 21.6%। तो यहां आपका आंसर हो रहा होगा 21.6%। चलिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन और अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? देखिए कि कमरे में 99% पुरुष है एवं 3 महिलाएं हैं। कमरे से कितने पुरुष बाहर जाए कि कमरे में 98% पुरुष रह जाए? ठीक है, अब इसको आप समझिए कि एक रूम है, उस रूम में पुरुष और महिलाएं हैं। उस रूम में जो पुरुष है वो 99% है, तो सीधी सी बात है बाकी कौन रहेगी? महिलाएं रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें कि उस रूम में से कुछ पुरुष बाहर चले गए। अब वो पुरुष कितने बाहर गए हैं, इनकी अपने को संख्या ज्ञात करनी है, ताकि शेष रूम में जो पुरुष है उनकी संख्या कितनी परसेंट रह जाए? 98%। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि 100% पुरुष और महिलाएं दोनों उस रूम में है, और उसमें से पुरुष आपको बता रहा है कितना परसेंट भाई? पुरुष बता रहा है 99%। तो आप जानते हैं कि बाकी कौन रहेगी? बाकी रहेगी महिला, और महिला कितनी परसेंट रहेगी? 1%। ठीक है, 100% पुरुष है, उसमें से 100% पुरुष और महिलाएं हैं, उसमें से 99% पुरुष है, तो बाकी क्या रहेगी? महिला, और महिला कितनी परसेंट है? 1%। अब यहां पर आप देखिए कि ये क्वेश्चन में तो कह रहा है कि महिला कितनी है? 3। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ का जो 1% है वो कितनी महिलाओं के बराबर है? 3 महिलाओं के बराबर। तो आप यहां से अगर टोटल की बात करें तो 100% का मान निकाल लीजिए, 1% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना? 300। तो सीधी सी बात है कि यहां इस रूम में टोटल पुरुष और महिलाएं कितनी हैं? 300 है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि मान लो कि कुछ पुरुष चले गए, कोई नहीं, उसके बाद कुछ जनसंख्या बची, उसको मैं 100% मान लेता हूं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब इन 100% में से कितने पुरुष रह रहे हैं? 98%। तो आपने यहां पुरुष की संख्या बता दी कि पुरुष रहेंगे 98%। तो शेष कौन रहेगी? महिला, और महिला कितनी परसेंट है? 2%। बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक बात यहां नोट करने वाली है कि आपने क्वेश्चन में ये देखा है कि केवल कौन बाहर जा रहे हैं? पुरुष। मतलब पहले जितनी कमरे में महिला थी अभी भी महिला तो उतनी ही है भाई, महिला की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि वो कह रहा है कि केवल बाहर कौन जा रहा है? पुरुष जा रहा है। तो सीधी सी बात है कमी जो होगी वो पुरुष की संख्या में होगी, तो महिलाओं की संख्या तो उतनी ही है। तो यहां पर आपको पता है कि महिला कितनी है? 3। महिला कितनी है? 3। तो यहां भी महिला 3 ही रहेगी, लेकिन ये 3 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगी? 2% के बराबर। देखो चेंज होने से, पुरुष के बाहर जाने से केवल प्रतिशत मान में चेंजिंग आ रही है। वास्तव में जितनी महिलाएं यहां थी उतनी ही महिलाएं यहां पर भी है। तो 2% का मतलब कितना रहा? 3। अब यहां से अगर 1% का मान निकाले तो 3/2, और यहां से 100% का मान निकाले तो 3/2 गुना 100। तो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 150। मतलब ये रहा कि यहां से बाकी जो पुरुष के निकल जाने के बाद बाकी जो पुरुष और महिलाएं बची है वो कितनी है? 150। तो अब समझिए पहले 300 थी संख्या, अब पुरुष के जाने के बाद 150 हुई, तो यहां से गए तो पुरुष ही ना। तो अगर पुरुष की संख्या की बात करें तो आप क्या करेंगे कि 300 में से 150 घटा के फाइनल आंसर आप कितना बता रहे हो? 150। तो 150 पुरुष अगर बाहर चले जाएंगे तो बाकी कमरे में पुरुषों की संख्या 98% रह जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई है। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन को भी आप समझिए कि किसी गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें से 1/5 महिलाएं हैं और शेष क्या है, पुरुष है। तो उनमें 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है। तो आपको बताना है कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल इजी है, आराम से अपन जज करेंगे। देखो इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल संख्या 25,000 है। ठीक है, देखिए एक बात आपको समझनी है कि अगर वैल्यू या आंसर आपको प्रतिशत में पूछे तो आप अगर मेन संख्या का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी आप सॉल्यूशन तक आराम से अप्रोच बना सकते हैं। वही चीज अपन इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। देखो बोर्ड पे 25,000 जनसंख्या है, मतलब पुरुष और महिलाओं की टोटल जनसंख्या 25,000 है। एक काम करिए, आप इसको एक बार साइड में रख दीजिए, ठीक है ना। यहां पे चलिए कि उसमें से महिलाएं कितनी है, 1/5, तो आप लिखिए 1/5। तो 1/5 कौन है, महिला है। तो इसका मतलब कुल जनसंख्या तो कितनी हुई भाई, 5, और उसमें से महिलाएं कितनी हुई, 1। ठीक है, क्योंकि बात और आगे क्या बता रहा है कि शेष कौन है, पुरुष। तो कुल जनसंख्या 5 है, इस 5 में से 1 महिला है, तो पुरुष की संख्या कितनी रहेगी भाई, पुरुष की संख्या रहेगी 4 और महिला की कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उनमें 5% पुरुष और 40% क्या है, महिलाएं। तो पुरुष कितने हैं, 4, और 4 का कितना परसेंट है भाई, 5%। ठीक है, 5% पुरुष कौन है, अशिक्षित। तो एक बात बताइए, अगर इस 4 का 5% अशिक्षित है, पुरुषों में 5% अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे, तो शिक्षित बोलेंगे आप सर 95% है। ठीक है, और यहां महिलाओं की बात करें तो 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो शिक्षित कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर इसका कितना परसेंट होगा, 60%। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। तो आप समझिए कि आपको 4 का 95% निकालना है, 1 का 60% निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है और टोटल संख्या में से इसका क्या निकालेंगे, प्रतिशत। अब आप यहां से देखो 4 का 95 और ये 60% निकालेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो अनुपात में तो है ही, तो आप इनको बढ़ा के लिख दो कि मैंने पुरुष कितने मान लिए, 4 से 400, और यहां कितना मान लिया मैंने, 100। अब 400 का कितना परसेंट है, 95%। अगर आप 400 का 95% निकाल रहे होंगे तो 400 का 95% कैसे निकलेगा भाई, इस प्रकार से 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और ये कितना हो जाएगा, 380। तो 380 पुरुष शिक्षित है। अब 100 का 60% निकालना है, तो 100 का 60% कितना होता है, आप सभी जानते हैं कितना होगा भाई, 60 ही होगा। अब देखो ये महिलाएं शिक्षित है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 440। तो 440 लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। लेकिन टोटल संख्या कितनी मानी है, 400 ये है, 100 ये है, टोटल कितनी है, 500। इसका प्रतिशत निकालना है, तो अब यहां से कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितनी बार कटेगा, 88 बार। तो आपका फाइनल आंसर 88% हो जाएगा, मतलब कि 88% पुरुष और महिलाएं क्या है, शिक्षित है। दोस्तों बात समझ में आ गई है। आप देखो साथ साथ में आप राइट करते चलो, ठीक है। मेरे कहने का, मेरे बोलने का इंतजार आप मत करो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूं, तो साथ साथ आप कॉपी में पेन से राइट करते चलें, ताकि आपका टाइम भी खराब नहीं हो और क्वेश्चन पे और अच्छे से अप्रोच बने। ठीक है, तो दोस्तों इसको राइट कर लीजिएगा। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर इनकम टैक्स 18% बढ़ जाए तो कुल इनकम 6% घट जाती है, तो आपको इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इसके कंसेप्ट पे अपन चलते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से इसका मैं कंसेप्ट आपको बताता हूं, फिर अपन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन कुल आय की। देखो आपकी ये टोटल आय है और टोटल आय में से आप कुछ तो टैक्स जमा करा रहे हैं, जो शेष बची है
उसको आप नेट इनकम कहेंगे। ठीक है, यहां से अपन बात करें कि आप कुछ पैसे कमा रहे हो, पैसे कमाने के बाद कुछ टैक्स देते हो, टैक्स देने के बाद कुछ बची हुई इनकम को आप क्या लेके जाते हो, घर पे लेके जाते हो। ठीक है, अगर मैं मानूं कि मैं 100 रुपए कमाता हूं और उस पर 20 रुपए टैक्स दे रहा हूं, तो देखो 100 रुपए आप कमा के लेके आ रहे हो और उस पर 20 रुपए का आप टैक्स दे रहे हो, तो बाकी कितने बचे, 80। तो 80 आप क्या कर रहे हो, घर लेके जा रहे हो। ठीक है ना, तो यहां से कुल आय आपकी बनी 100, इसका टैक्स बना 20 और इनकम कितनी बनी, 80। अब देखिए कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें आप 100 रुपए तो कमा रहे हो, लेकिन आपके जैसे टैक्स के रुपए बढ़ गए हो। मैं मान लेता हूं कि टैक्स के आपके 5 रुपए बढ़ गए। अगर टैक्स के 5 रुपए बढ़ गए तो 100 कमा रहे हो तो बढ़कर ये कितने हो जाएगा टैक्स, 25। तो 100 कमाकर अगर आप 25 टैक्स दे देते हो तो यहां से आपकी इनकम, नेट इनकम कितनी बनी, 75 रुपए। अगर परिस्थिति इसके जस्ट विपरीत हो और आपको ये कहे कि भाई साहब आप 100 रुपए कमा रहे हो और अब टैक्स आपका मान लो 5 रुपए या 10 रुपए कम हो गया, कितने रुपए कम हो गया, 10 रुपए, तो यहां से आप टैक्स कितने देने वाले हो, 10। अगर 100 रुपए कमा रहे हो, टैक्स 10 रुपए दे रहे हो, तो आपकी नेट इनकम कितनी हुई, 90 रुपए। अब देखिए यहां से कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैंने आय को नियत रखा, मैंने तीनों स्थितियों में आय को कितना रखा, 100, और मैं यहां पर पहले स्टेप में मैं कह रहा हूं कि आपका टैक्स 5 रुपए बढ़ गया। अगर टैक्स 5 रुपए बढ़ गया है तो यहां से आपकी इनकम कितने रुपए कम हुई भाई, 5 रुपए ही कम हुई। अगर ऐसे ही बात करें ऊपर कि यहां पर टैक्स के आपके 10 रुपए कम हुए तो यहां से आपकी इनकम कितनी बढ़ी, 10 रुपए। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि अगर आय को आप निश्चित रख रहे हैं और आप टैक्स में वृद्धि कर रहे हैं तो इनकम में आपके क्या होगी, कमी, और यदि टैक्स में आप कमी कर रहे हो तो इनकम में क्या होगी, वृद्धि। दूसरी बात यह है कि आप जितने रुपए टैक्स में बढ़ा रहे हो, यहां पर कितने रुपए बढ़ा रहे हो, 5 रुपए, तो उतने रुपए ही आपके टैक्स के क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने निकल के आ रही है कि आप जितने टैक्स बढ़ाओगे उतने ही रुपए आपके क्या होंगे, कम होंगे। अगर अपन संख्या और रुपए की बात करें तो जितना टैक्स आप बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी इनकम क्या होगी, कम होगी। मतलब इक्विवेलेंट है, ये दो चीजें आपको समझनी है कि टैक्स बढ़ा तो इनकम कम हुई और टैक्स कम होगा तो इनकम बढ़ जाएगी। और इसमें एक बात और भी है कि जितने रुपए टैक्स के आप कम करेंगे इनकम आपकी उतनी ही बढ़ेगी, और जितने टैक्स के आप बढ़ाओगे उतनी ही इनकम क्या होगी, कम होगी। अगर ये बात करें अपन संख्याओं पे, लेकिन इसके अलावा इसी वैल्यू को यदि प्रतिशत में अपन देखते हैं तो देखो यहां इसकी बात करते हैं कि 20 से 5 रुपए बढ़ गए तो 25 हुए। तो देखो 20 से 5 रुपए बढ़े तो बढ़े कितने, 5, और कहां से बढ़े, 20 से। अगर इसका परसेंट निकाले तो अपन कहेंगे कि भाई साहब कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई टैक्स में, 25% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि। और यहां पर बात करें कि 80 से 5 रुपए कम हो रहे हैं तो 5 रुपए कम हो रहे हैं कहां से, 80 से। अगर इसका परसेंट मान निकाले तो यहां से आप कितना लिखेंगे भाई, यहां से आप लिखेंगे 6 से ही 1/4% की कमी। तो यहां पर दो चीज आप देखिए कि अगर रुपए की बात करें तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी है, 25% की, तो इनकम में कितने परसेंट की कमी मिली, 6 से 1/4% की। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि संख्या की अगर बात करें तो जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही टैक्स आपका क्या होगा, कम होगा, और जितनी इनकम घटेगी उनका उतना ही टैक्स आपका बढ़ जाएगा। लेकिन यही बात प्रतिशत में कहें तो उसकी प्रतिशत मान अलग अलग रहेगा, क्योंकि प्रतिशत डिपेंड करता है आधार पे। और यहां इस 25% का आधार कितना बना रहे हैं, 20, और यहां पर 6 से 1/4% का आधार कितना बना रहे हैं, 80। तो ये दोस्तों बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो इससे अपने को यह पता लगा कि टैक्स का जो परिवर्तन है वो इनकम के परिवर्तन के क्या होगा, बराबर। तो आप यहां से एक बात लिखेंगे कि देखो टैक्स का जो परिवर्तन है, टैक्स का जो परिवर्तन है वो किसके बराबर होगा, इनकम के परिवर्तन के बराबर।
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहां से आप देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टैक्स 18% बढ़ जाए, कितना परसेंट बढ़ जाए भाई? 18%। अगर टैक्स 18% बढ़ रहा है तो देखो इफेक्ट, इनकम आपकी कितने परसेंट कम हो रही है? 6%। मतलब एक चीज आपको समझ में आई कि टैक्स को बढ़ा रहे हैं तो इनकम क्या हो रही है? घट रही है। लेकिन मैंने कहा कि प्रतिशत मान अलग अलग हो सकता है, तो ये 18% बढ़ा, ये 18% किसका है भाई? टैक्स का। किसका है? टैक्स का। तो आप कहेंगे कि भाई साहब टैक्स का कितना परसेंट? 18%। ठीक है। अब ये इनकम घट गई है किसकी? कितनी? 6%। ठीक है। तो आप सीधी सी बात कहेंगे कि इनकम का कितना? 6%। मैंने अभी अभी आपको बताया कि टैक्स का जो परिवर्तन है वो इनकम के परिवर्तन के क्या होगा? बराबर होगा। तो आप यहां कह रहे हैं कि टैक्स का 18% है और इनकम का कितना? 6%। ये बढ़ा और ये घट गया, लेकिन परिवर्तन तो समान राशि का ही तो हुआ। इसका मतलब टैक्स का 18% इनकम के कितने परसेंट के बराबर होगी? 6% के बराबर। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो, टैक्स 18% को लिखेंगे 18/100 और सामने इनकम है तो इनकम का लिखेंगे इनकम गुणा 6/100। बराबर में है तो यहां 100 से 100 काट दीजिए। अब आप देखिए यहां से और मिनिमाइज कर सकते हैं, यहां 3 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा? 9, और यहां से 1 से ये कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए यहां टैक्स गुणा कितना मिला? 3, और यहां इनकम गुणा कितना मिला? 1। एक काम करो, इस टैक्स को इस इनकम के नीचे, इस इनकम को टैक्स के नीचे ले जाओ, तो आप लिखेंगे टैक्स बटा इनकम। तो बराबर में कितना है? 1, और ये 3 इस 1 के नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी? टैक्स बटा इनकम बराबर 1/3। अब दोस्तों आप देखिए, आपको ज्ञात करना है टैक्स की दर, आयकर की दर, है ना? वो दर कितनी है? तो यहां पर ध्यान दीजिए कि आप टैक्स की कितने रुपए दे रहे हो? 1 रुपए। और आप घर कितने रुपए लेके जा रहे हो भाई साहब? 3 रुपए। ये नेट इनकम ही तो है। तो घर तो 3 रुपए ले गए और उसमें से घर 3 रुपए ले जाकर आपने टैक्स कितने का दिया? 1 रुपए का। तो कमाई कितने होंगे? तो भाई साहब कमाई 4 होंगे, क्योंकि 3 तो मैं घर ही ले गया और 1 मैंने क्या दे दिया? टैक्स। तो मैंने 4 कमाए और 4 पर टैक्स कितना दिया? 1। और इसका परसेंट मान चाहिए तो यहां से फाइनल आंसर आपका निकल के आएगा 25%। तो आप कहेंगे आयकर की दर आपकी 25% होगी। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपना कि जब राजू की आय में 6,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है। अगर दोनों परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त फ्री हो तो आपको यहां बताना है कि उसकी शुरुआत की आय क्या होगी जब दोनों परिस्थितियों में वो समान आयकर दे रहा हो। तो देखो क्वेश्चन को आप समझिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब राजू की आय कितनी बढ़ जाती है? 6,000। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब उसकी आय बढ़ती है ना, तब उसकी आयकर की दर 18% से कितनी प्रतिशत हो जाती है? 15%। मतलब सीधी सी बात है, अगर आय बढ़ रही है तो आयकर का जो परसेंट है वो घटकर 18 से कितना हो जा रहा है? 15। अब इसने ये कहा है कि जब आय नहीं बढ़ी थी तब भी वो 25% आयकर उसका फ्री था, मुफ्त था, और जब आय बढ़ गई तो भी वो 25% आपको क्या बता रहा है? फ्री बता रहा है। तो आपको उसकी शुरुआत की आय ज्ञात करनी है, स्टार्टिंग की जो आय है वो ज्ञात करनी है। जब आप, उसने ये भी कहा कि समान आयकर वो दोनों ही परिस्थितियों में पे करता है। तो आप यहां से समझिए कि मैं मान लेता हूं कि राजू की आय कितनी है? x। ठीक है। अगर इसकी आय बढ़ जाती है तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? x प्लस 6,000। ठीक है। अब यहां से समझिए कि पहले आय x थी, अब इसने 6,000 बढ़ा दिए तो आय x प्लस 6,000 हो गई। अब साथ में क्या कह रहा है कि आयकर की दर 18 से कितनी हुई? 15%।
तो आयकर की दर 18 से 15 हुई तो सीधी सी बात है कि यहां पर टैक्स कितना परसेंट लग रहा था, 18%, और आय बढ़ जाने के बाद यहां टैक्स कितना लग रहा है, 15%। ठीक है, अब इससे आगे चले तो इसने कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में 25% जो टैक्स है वो फ्री है, मतलब इस स्थिति में भी 25% फ्री है और इस स्थिति में भी 25% फ्री है। तो यहां पर आप बताएंगे कि 25% क्या है, फ्री टैक्स है, और यहां पर भी 25% फ्री टैक्स है। लेकिन साथ में आपको क्या कहा कि उसने दोनों ही परिस्थितियों में आयकर क्या दिया, सम्मान, मतलब जितने रुपए टैक्स का इस परिस्थिति में उसने दिया उतने ही इस परिस्थिति में भी उतने ही उसने आयकर दिया। ठीक है, तो यहां पर इनके बीच संबंध बनाए तो अपन क्या कहेंगे, देखो कि मैंने यहां माना x और आप कह रहे हो कि 25% टैक्स फ्री है, मतलब सीधी सी बात है पूरे पर टैक्स नहीं लगेगा, 25% उसमें से क्या है, फ्री है, तो टैक्स लगने वाली राशि कितनी होगी, 75%। तो अक्स का आपने क्या बनाया, 75%, तो आपने लिखा 75/100। ठीक है, अब उसके बाद कहा कि टैक्स कितना परसेंट लगा, 18%। तो आप समझिए कि आपकी थी राशि x रुपए और 25% आपने जब टैक्स फ्री किया तो राशि के कितने पे टैक्स लगा, 75% पे। तो मैंने यहां कैलकुलेट किया राशि का 75%, और उसके बाद उसने कहा कि यहां पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 18%, तो आपने इसका 18% निकाला। ठीक है, तो आपने लिख दिया x गुणा 75/100 गुणा 18। अब देखो दूसरी परिस्थिति की बात करें तो दूसरी परिस्थिति में क्या कह रहा है कि राशि उसने बढ़ाकर कितनी कर दी, x प्लस 6000। तो यहां पर आपने लिख दिया x प्लस 6000। अब x प्लस 6000 पे देखो आप क्या कर रहे हो, 25% तो फ्री है ही, तो सीधी सी बात है पूरी राशि पर टैक्स नहीं लगेगा, इसका केवल 75% पर टैक्स लगने वाला है। ठीक है, और वो टैक्स कितना परसेंट लगेगा, 15%, तो आपने यहां पर टैक्स क्या लगा दिया, 15%। ठीक है, अब लास्ट में कहा कि दोनों परिस्थितियों में जो टैक्स है वो क्या है, सम्मान है, मतलब ये जो टैक्स है वो इस टैक्स के क्या होगा, बराबर, तो बराबर होगा, तो आपने यहां पर बराबर कर दिया। तो आपके पास वैल्यू बनी x गुणा 75/100 गुणा 18/100 बराबर x प्लस 6000 गुणा 75/100 गुणा 15/100। अब यहां से देखो दोनों बराबर में है तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यू इस वैल्यू से आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 और यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 6x, और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, 30,000। ठीक है, अब यहां से 5x को आप ट्रांसफर करोगे तो यहां माइनस का बनेगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना मिलेगा, x, और सामने वैल्यू कितनी है, 30,000। ठीक है, तो यहां से आपका फाइनल आंसर कितना बनेगा। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को अपन अब कंसेप्ट से समझते हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां से प्रोसेस से आपको इसको समझ में आया होगा कि कैसे अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे। अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट पे। तो एक बार वापस से देखिए दोस्तों कि राजू की आय कितनी बढ़ी हुई, 6000, मतलब सीधी सी बात है राजू की आय में जो वृद्धि हुई है वो कितने हजार की हुई है, 6000 की। ठीक है, अब देखिए 18% से 15% हो रही थी, 18% से 15% हो रही, तो सीधी सी बात है पहले आयकर 18% था और अब कितना हो गया भाई, 15%। तो यहां कमी कितने परसेंट की रही, 3% की। बात समझ में आ गई। अब इसने कहा कि दोनों ही परिस्थितियों में आयकर क्या कर रहा है, 25% आयकर मुक्त कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही परिस्थितियों में अगर 25% आयकर मुक्त कर रहा है तो यहां पर दोनों परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 25% का। ठीक है, अब आगे बात करें कि शुरुआत की आय बतानी है जब दोनों परिस्थितियों में आपको क्या बता रहा है, आयकर भी समान बता रहा है। देखो इन दो कंडीशन के बारे में आप वापस से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से और कंसेप्ट से अपन चीजों को सोल्व कर देंगे। देखिए कि दोनों ही परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त कर रहा है, दोनों ही परिस्थिति में कर रहा है, तो यहां से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा समान आयकर प्रदान कर रहा है, मतलब दोनों ही परिस्थितियों से समान आयकर पे भी कर रहा है, तो यहां भी इसका कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि आयकर दोनों का क्या दे रहा है, जो राशि दे रहा है वो दो सम्मान दे रहा है। अब देखो सम्मान देने के बाद भी
वो कह रहा है कि आयकर 18% से कितनी हो गई, 15%। आयकर सम्मान देने के बावजूद भी आपकी आयकर की दर 18% से 15% हो रही है। मतलब आयकर की दर क्या हो रही है, घट रही है। और ये घट किसके कारण रही है, तो दोस्तों आप कहेंगे कि आय में कितने की वृद्धि की, 6000 की। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि आयकर और आय दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, और दूसरी बढ़ रही है तो पहली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सीधी सी बात है, 18% आयकर की दर से आयकर की दर 15% हो रही है, तो 3% आयकर क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर 3% आयकर घट रहा है, वो किसके कारण घट रहा है, 6000 के कारण। तो आप कहेंगे कि 3% के कारण, 6000 रुपए की वृद्धि होने के कारण आयकर 3% घटा। अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% के लिए आप 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब 2000 रुपए बढ़ने से, आय में 2000 की वृद्धि से 1% आयकर कम होगा। ठीक है, अब देखिए 18% प्रारंभ में लगा था और 15% बाद में लगा था, लेकिन ये तो टैक्स है। अगर इनकम की बात करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर मैं 1% के बाद 18% ना निकाल के कितना परसेंट की वैल्यू निकालूंगा, 15% की, क्योंकि मैं यहां पर आय की बात करूंगा और आय टैक्स के क्या है, अपोजिट है। तो देखा जाए तो प्रारंभ में आयकर की दर 18% थी, लेकिन यहां पर अगर इनकम निकालेंगे तो 18% से ना निकाल के अपन किससे निकालेंगे, 15% से। ठीक है, तो 1% का मतलब कितना हो गया, 2000। तो आप अगर यहां कहेंगे कि 15% की वैल्यू बताओ, तो 15% आयकर कब लगा, जब आप 2000 गुना क्या कर देंगे, 15। तो सीधी सी बात है, प्रारंभ की जो आय है वो आपकी 3000 हो जाएगी।